अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है जो हर सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती है। दैट वॉइस बिकेम द आइकन ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूज़िक इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा नाम है नाज़रीन, लेकिन आपको बताती चलो ये इंजीनियर भी है, ये सिंगर भी हैं और इनकी पॉलिटिकल साइड भी है जिस पर भी बात करेंगे। कई सारे मेरे सवाल हैं आज जो मैं इस प्रोग्राम में करना चाहती हूँ एंड आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली नन अदर देन जवाद अहमद। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जवाद साहब, आई हैव ऑलवेज बीन योर फैन। आपके लुक्स, आपका क्रिज्मा दैट वाज अमेजिंग और अभी भी है माशाल्लाह। कैसे मेंटेन किया हुआ है? अच्छा, मेंटेन तो नहीं किया मैंने, बहुत शुक्रिया पहले तो फिर काइंड वर्ड्स। मेंटेन तो नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर इंसान थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहे और खुश रहे ना तो इतनी जल्दी एज नहीं करता। तो पता नहीं अब मैंने एज किया या नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि जो भी ये करेगा वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। ओके, डाइट कॉन्शियस है, एक्सरसाइज करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, लाहौरी है? बहुत ज़्यादा खाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है और मुझे लगता है कि जितना गोश्त मैंने खाया होगा वो हाँ वो उसने पता नहीं मेरी बॉडी में क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं साथ एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ ना और फिर भाग दौड़ भी जारी है, तो मेरा ख्याल है थोड़े से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाती हैं। लेकिन खाना नहीं छोड़ता मैं, खाना मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और बहुत शौक से खाता हूँ। और कई दफ़ा तो ये भी होता है कि कोई चीज़ मुझे ना भी पसंद हो ना तो मैं फिर भी खाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी होती है। अच्छा, मतलब आई थिंक आई फील हंग्री आफ्टर एवरी 4 to 5 hours and that is also because I think this is what I feel my mind is working all the time and it is actually consuming all the glucose जो भी प्रोड्यूस हो रहा है मेरी बॉडी में। ये वजह है। तो खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या खाते हैं? खाने में मैं सबसे ज़्यादा तो एक ज़माने में तो पुलाव, मटन का, आलू गोश्त और मतलब इस तरह की देसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। माश की दाल मुझे बड़ी पसंद है, कड़ी मुझे बड़ी पसंद है। फिर अंग्रेज़ी जो फूड है उसमें मुझे स्टेक पसंद है बहुत। फिर मुझे मेरा ख्याल है वो एक होती है चीज़ चाइनीज़ के अंदर चिली फ्राइड, चिकन चिली फ्राइड वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और एक और चीज़ है जो वो कैशू नट, एग्जैक्टली वो भी एक डिश, वो वाला वो भी मुझे पसंद है, चावलों के साथ होता है। अमेजिंग। यानी कि डिफरेंट चॉइस है और टेस्ट बड़ा अच्छा है खाने में। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच। जवाद साहब, आपकी सुबह की आगाज़ कैसे होती है, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अच्छा, मैं आमतौर पे तो जब उठता हूँ ना तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता हूँ कुछ, और कई दफ़ा मोबाइल पे भी जो भी मुझे अपडेट्स मिलती हैं उस दिन की। अब तो चूँकि पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहा हूँ तो पॉलिटिकल अपडेट्स होती हैं। और जब मौसीकी में था तो उस वक्त कुछ शोबिस के हवाले से देख लेता था, लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है तो मैं न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वही आप तैयार होते हैं वॉशरूम जाके शावर लेके, तो फिर आप नाश्ता वाश्ता वो करते हैं। मतलब सभी यही करते होंगे मेरे ख्याल में, तो मैं लेकिन थोड़ा सा लेट करता हूँ नाश्ता। मेरा ख्याल है मैं उठने के कोई 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद नाश्ता करता हूँ। ओके। जवाद साहब, आपका इतना बड़ा करियर है, गाने तो आपके बाकमाल है, किसने आपके गाने नहीं सुने? मुझे बताएं, आज म्यूजिक पर बात करें या पॉलिटिकल बात करें? नहीं, कहाँ से शुरुआत करें? आपका जो दिल करता है वो बात करें। मेरा ख्याल है कि म्यूजिक मेरा शौक है, मेरा पैशन है, और पॉलिटिक्स जो है ना ये मेरे अंदर मेरी सृष्ट में है, क्योंकि एक तो मेरे नानके और दादके दोनों उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, और मेरे नानकों में तो लोग किलों में भी कैद रहे हैं और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व थे। तो उसके साथ मेरे वालिदैन जो थे दोनों वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, सियासियात के, फादर भी और मदर भी दोनों। ठीक है। और अम्मी जो है वो पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में। अच्छा। सबसे बड़ा कॉलेज है लाहौर में, और बाद में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुई, और 5 years आफ्टर दैट शी डाइड ऑफ हेपेटाइटिस C। अल्लाह उनके बुलंद दर्जात करे। ये काफ़ी अर्सा अब तो हो गया है,
वालिद साहब अलबत्ता उनके बाद हमारे साथ बहुत अरसा रहे। उनकी नवंबर 2023 में फिर डेथ हुई। अच्छा। तो अबू जो थे वो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, प्रोफेसर तौकीर अहमद। अच्छा। और वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने अपना करियर का आगाज़ कब किया, ये जर्नी कब शुरू हुई जब म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए, अगर हम पास्ट में जाएं? मेरा ख्याल है कि मौसीकी जो है ना, अगर पर्सनल लेवल पे आप पूछें तो शुरू से है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ा इशू है कि मौसीकी को अभी भी लोग समझते नहीं है कि ये ठीक है, ये गलत है। यहाँ तक है कि लोग मौसीकी करने वालों पे अगर उनको गुस्सा हो, चाहे सियासी तौर पे, चाहे समाजी तौर पे, किसी भी वजह से, तो वो उनको बुरे बुरे अल्फाज से भी नवाजते हैं। और फिर बहुत से लोग हमारे मुल्क में ये समझते हैं कि मौसीकी जो है वो हराम है, ये हराम है या हलाल है, इसका फैसला नहीं कर सके। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं आपको एक बड़ी आज अजीब बात बताता हूँ कि हमारी कौम में मुनाफिकत कितनी ज़्यादा है, आपको इससे समझ आ जाएगी। हमारे एक दोस्त थे, आर्टिस्ट थे, जुनैद जमशेद जी। बिल्कुल। उनका एक गाना था दिल दिल पाकिस्तान जी। उन्होंने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा गाना गाया था वो यही गाया था। और चूँकि उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, शुएब मंसूर थे, उन्होंने ये गाना पहली दफ़ा वो किया था, प्रोजेक्ट किया था। और उससे पहले कभी कोई बैंड पाकिस्तान के सीन में नहीं आया था जिसने ये इस तरह गाना गाया हो और लोग गिटार लेके फिर रहे हैं और पीटीवी पे चल रहा होगा। ऐसे ही है, हाँ। तो वो इतना बड़ा गाना बन गया। जुनैद जमशेद ने उससे कोई करोड़ों रुपया कमाया उस जमाने में, आज होता तो अरबों में कमाया होता। फिर एकदम क्या हुआ कि जुनैद को ख्याल आया कि ये मौसीकी जो है ना, ये ठीक चीज़ नहीं है। ठीक है, उसका पर्सनल मामला था, उसको लगा कि म्यूजिक से दूरी इख्तियार कर ली उन्होंने जी। और वो आखिरकार मौसीकी को छोड़ के तो चला गया। अब दीन की जो भी उसको लगता था कि ठीक है, वो उसने वो कर लिया। और दीन के भी ना बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो एक वर्जन उसने पकड़ लिया, वो तबलीगी जमात वाला जो है, और उसने उसको करना शुरू कर दिया। अब डॉक्टर इसरार अहमद का और है थोड़ा सा फ़िक्र, जावेद अहमद गांधी साहब का कोई और है, मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया वाले उनका कोई और है, मौलाना मौदूदी का बिल्कुल डिफरेंट फ़िक्र है। मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ कि ये जब हम कहते हैं ना कि मज़हब या दीन की तरफ चले गए, तो वो भी आप एक ख़ास जगह पे ही जाते हैं। जैसे बरेलवियों का अपना है, देवबंदियों का अपना है, अहले हदीस का अपना है, वहाबियों का अपना है, शिया हमारे दोस्त जो हैं उनका अपना है। लेकिन असल बात जो है ना, उसके आगे मैं शुरू करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे एक दोस्त थे मोहसिन जाफर। जुनैद जमशेद ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मौसीकी जो है वो हराम है। एक्चुअली उसने ये कहा, अच्छा, मौसीकी हराम है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और साथ उसने ये बात की कि और मैं चाहता हूँ कि ये हराम काम सारे छोड़ दें। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, हाँ। बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं कि वो भी मौसीकी छोड़ दें। ओके, हाँ। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे मोहसिन जाफर, वो खड़े हो गए। वो थे आजकल वो पीटीवी में काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जुनैद साहब वो तो चलें ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है, आपने बोल दिया। ये बताइए जो मौसीकी से आपने सारी जदादें बनाई हैं, घर बनाए हैं, सफ़र किए हैं पूरी दुनिया में, ये और ये अभी भी आपके बाल बच्चे जो हैं वो मौसीकी का वो उसी की वजह से आपने, बल्कि वो जो जुनैद जमशेद का आउटलेट है, हाँ जी, वो क्लोथ्स का, वो भी आपने उससे हाँ जी। तो अब ये बताएं कि ये सारा हराम है या हलाल है? तो जुनैद जो है वो तो परेशान हो गया, जुनैद को जवाब ही ना आए, जुनैद का चेहरा सुर्ख हो गया और जुनैद ने आगे से थोड़ा सा गुस्सा भी किया, बात ख़त्म हो गई। उसने ये भी कहा कि वो जी मैंने तो फतवा लिया है कि अब तो जब आप एक बार तौबा कर लें तो वो सारा हलाल हो जाता है। बहरहाल जो भी था, लेकिन असल बात उसके भी बात है, वो क्या है कि लोग आज भी जुनैद जमशेद के बारे में जब भी बात होती है तो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, उसने मौसीकी छोड़ दी और खुदा की राह पे लग गया। ठीक है, और अगले ही इंस्टेंस में उसके गाने सुन रहे होते हैं पुराने वाले। वो तो जुनैद को भी गुनाह हो रहा है अगर देखा जाए। मुनाफिकत देखिए, अभी भी सुने जाते हैं उनके गाने, हम भी सुनते हैं। आपको बता रहा हूँ कि किस किस्म के लोग हैं हम। सारा दिन हम फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान की हम फिल्में देखते हैं, शाहरुख खान के घर में मंदिर भी और मस्जिद भी है। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छी है ये बुरी बात है, मैं तो बता रहा हूँ कि मुनाफिकत क्या है। वो हमारा सबसे बड़ा हीरो है, सब लोग उसकी फिल्में देख रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कि ये चूंकि मुसलमान अदाकार है इसलिए हमें ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके घर में मंदिर भी और मस्जिद भी, उससे कोई बात नहीं करता। तो इस मज़हब को सब ने इस तरह इस्तेमाल किया हुआ है इस मुल्क के अंदर कि वो राइट रॉन्ग और वो कहते हैं ना सच और झूठ, वो सब गड़बड़ हो गया है। तो या तो आप तालिबान बन जाएं,
या आप जिस तरह दुनिया में कौमें जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, जिस तरह ये तमाम जो मुल्क हैं, जिस तरह इन्होंने अपने मुआशरे को आगे बढ़ाया है, आप उस तरह बढ़ाएं और मज़हब जो है वो अपना पर्सनल मामला रखें, ये आपका ज़ाती मामला है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है। थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मौसीकी करना ही जो है वो, और इज्जत के साथ करना, और ये समझ के करना कि ये ठीक काम है, इसके लिए भी बड़ी आपको दिलेरी और बहादुरी चाहिए। ज़्यादातर तो आर्टिस्ट इन चीज़ों में बात भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही डरते हैं वो। ऐसा ही। जवाद सर, आपका पहला बैंड जो था जुपिटर्स था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहला जो आपका हिट सॉन्ग था वो जर्नी कैसी रही, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हिट सॉन्ग जो था ना मेरा वो था बाकी सब ठीक है, शायद आपने सुना हो, आप बहुत यंग हो। वो एक प्रोग्राम लगता था वीजे, वीडियो जंक्शन, उसके अंदर वो एक एल्बम निकली थी जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के गाने थे। तो जुपिटर्स ने भी ये गाना कर दिया, तो वो इस तरह था, बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक, इस तरह करके था वो रॉक एंड रोल था। तो ये मॉडरेटली हिट हुआ था, मैं जुपिटर्स में ही था उस वक्त। फिर यारो वही दोस्ती है, उसका मैंने वीडियो जो है हमने पहली दफ़ा बनाया था, तो वो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ था। तो ये दो बड़े गाने थे, वो तो आपने सुना होगा, यारो यही दोस्ती है, हाँ जी, किस्मत से जो मिली है। उसके बाद फिर मैंने अपना पहला गाना जो गाया वो जो एज अ सोलो आर्टिस्ट 2000 में, 25 साल पहले, वो मैंने गाया था अल्लाह मेरे दिल के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने अगला बिन तेरे क्या है जीना, और उसके बाद वो कहंदी है सैयां में तेरियां, वो कहंदी है सैयां में तेरियां जो है ना, इसने फिर धूम मचा दी थी, बैरियर्स तोड़ दिए सारे, और वो हर तरफ मैं चला गया। हाँ, ऐसे। अब आपने इतने सारे अपने गानों के नाम ले लिए हैं, मेरा दिल कर रहा है, मेरी फरमाइश है कि कोई भी अपना फेवरेट गाना हमें सुना दें। फेवरेट गाने तो बहुत ही सारे हैं, मैं आपको वो सुना देता हूँ जो लोगों को ज़्यादा पता है जिनका ना। जी जी। तो बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मेडले बना देता हूँ दो गानों का, दोनों पाकिस्तान के गाने हैं। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तुम सुरखरू होगे, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा, है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है, क्या बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमेशा आपको स्क्रीन पर देखा, आज लाइव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने बात की, आपने मुझे गाना सुनाया, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ज़रा मैच पे बात कर लेते हैं। हमारे क्रिकेट फैंस हमेशा डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हैं? देखें, ये जो अभी एशिया कप है ना जी, इसी को आप देख लेना कि सेमीफाइनल और फाइनल, ये दोनों तो चलें पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जी, लेकिन इससे पहले जिस तरह पाकिस्तान खेलता रहा है, तो मुझे तो भी लोग ये भी कहते हैं मजाक में कि आपने ये जो गाना गाया ना, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही, पाकिस्तानी टीम जो है वो ज़्यादा ही हो गई है, प्राउड हो गई है, वो जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये आपने क्यों गाया तुम जीतो यारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। मुझे एकदम मोहम्मद हफीज़ ने कहा और लोगों ने बड़े कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, उमर अकमल ने, और भी मुझे याद भी नहीं आ रहे,
कि जी आपका ही गाना हमें बचाता है हमेशा। अच्छा। लेकिन मैं अब उनको ही कहना चाहूँगा सारों को कि आप इस गाने को भूल जाएं कुछ अरसे के लिए। अगर तो आप फाइनल्स में जाके कभी खुदा ना खास्ता हार जाएं तो फिर तो ये गाना सुन के सारे लोग खुश होंगे। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए हारने की और आप हर वक्त हारते रहें तो ये गाना तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको प्यार नहीं करेगा उसके बाद। तो मुझे लगता है कि एशिया कप में जो सेमीफाइनल और फाइनल है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है थोड़ा रिवाइव अब आगे भी करेगी। अच्छा। और इसीलिए मैं वो मेरा गाना एक और जो है ना आजकल बहुत वो क्रिकेट के ऊपर ही है, एक्चुअली स्पोर्ट्स के ऊपर है, वो हिट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सुना करेंगे और सारी टीम सुना करे, और ये बार बार सुनेंगे तो ये जीतना शुरू कर देंगे। कौन सा है, जरा हमें गा के तो सुनाए। अच्छा, वो ऐसे है कि रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में ना थकन आए, हौसलों पे ना शिकन आए, हिम्मतों में न थकन आए, तेरे हर कदम पे है लाखों दुआएं, तुम बस रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम, रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम। तो ये सुनना चाहिए पाकिस्तानी टीम को, क्या बात है, बार बार सुनना चाहिए। हाँ जवाद साहब, मुझे पता चला है कि आप अगर किसी के साथ काम करने का वादा कर लेते हैं, अगर किसी की हेल्प करने में उनकी मदद करते हैं तो वो वादा हमेशा निभाते हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल ठीक है। मेरे वालिद साहब ने ना, मैं बहुत छोटा था, मैं मेरा ख्याल है मुश्किल से 10-11 साल का होऊंगा, तो मैंने कोई काम ऐसा किया कि मेरे वालिद साहब को पता लगा कि यार ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसने पूरी नहीं की। तो उन्होंने मुझे एक ही बात की थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम एक बात याद रखो कि इंसान जो होता है ना उसकी एक ही ज़ुबान होनी चाहिए। वो आप कहते हैं ना मर्द की एक ज़ुबान होती है, मैं ये भी नहीं मानता, औरत की और मर्द की इक्वालिटी पे हम बिलीव करते हैं, तो औरत की भी एक ही ज़ुबान होनी चाहिए। तो वो ऐसी मेरे दिल में घुसी वो बात, अच्छा। दिमाग में, कि मैंने फिर मेरे बारे में ये चूँकि मशहूर जो आप कह रही है वो इसलिए है, शोबिज़ में भी है, अच्छा। पॉलिटिक्स में भी है, कि मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता लोगों के साथ, कमिट नहीं करता कोई चीज़ अगर मैं ना कर सकूं, और अगर कर लूं तो फिर या तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाता हूं, और या फिर उस इंसान से जाके माजरत करता हूं कि मैं ये नहीं कर सका, भागता नहीं हूँ वहाँ से। अरे वाह। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि इससे आपकी इंटेग्रिटी बढ़ती है, आपको फ़ायदा होता है, लाइफ में बहुत सी चीज़ें छूट भी जाती हैं। एक बात आप याद रखें मरियम, आप भी यंग हो, जिस तरह की आपकी सोबत होती है ना उसी तरह के आप बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके कंपनी मैटर करती है। हाँ, कंपनी मैटर करती है, इतनी ज़्यादा करती है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार ये पीछे लड़के जो रहते हैं वो बेचारे हैं तो गरीब लोग, लेकिन उनकी जो कुछ आते हैं तुम उनके साथ जाके कई बार बैठे होते हो तो उनके साथ ना बैठा करो। तो मैंने कहा, मैं उस मैंने क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरा ख्याल है मेरी एज होगी 15-16 साल। अच्छा। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सारे मेरी जैसे हो जाएं, मतलब मैं अच्छा हूँ तो वो अच्छे हो जाएं, अगर मैं अच्छा हूँ तो। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हो सकता। अच्छा, मैंने उनकी बात मान ली और मैंने एक्चुअली उनसे मिलना छोड़ दिया। वो कोई चरस फरस भी पीते थे, पता नहीं क्या करते थे, लेकिन मैं तो नहीं पीता था। लेकिन मैं चूँकि वो बैठे होते थे सारे, उसमें मुझे ना गरीब अमीर का मसला नहीं था, उसमें दूध वालों के बच्चे भी थे उसमें। हाँ, पीछे एक बस्ती थी, उसके अंदर वो, तो मैं ना बैठ जाता था जाके, वो भी मेरा इसलिए ख्याल करते थे कि प्रोफेसर की औलाद है, तो मैं जाके उनको गप्पे मारता था। मैंने खैर वो छोड़ दिया। तो बाद में मुझे पता चला, जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मुझे एक बात समझ आई कि डिपेंड इस पे करता है कि वो जो ज़्यादा लोग हैं वो एक पे इन्फ्लुएंस करते हैं जी, ज़्यादा लोग, हाँ। या एक ज़्यादा पे नहीं कर सकता। मुझे ये समझ आ गई। अगर एक बुरा है ना तो वो ज़्यादा अच्छों में बैठेगा ना तो वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा ही। अगर एक अच्छा है ना तो ज़्यादा बुरा में बैठेगा ना वो बुरा हो जाएगा। मार्क्स ने इसके बारे में कहा था कि इट इज़ द मटीरियल कंडीशंस व्हिच डिटरमिन द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स।
ये आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है जो आपको ढालता है, आपको बनाता है। वेरी ट्रू। हाँ, तो आप माहौल को चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हम तकदीर को, माहौल को, मौसम को चेंज नहीं ना कर सकते। हाँ जी। तो हम हमेशा अपनी कंपनी चूज करते हैं, याद रखें आप, हम अपनी कंपनी चूज करते हैं, लेकिन बाद में वो कंपनी हमें चूज करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो वो करती है ना, वही हमें करना पड़ता है। जिस कंपनी में आप बैठते हैं, फिर आपका फैमिली ब्रॉट अप, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी करता है, टीचर्स करते हैं, आप जो किताबें पढ़ते हैं वो करते हैं, आप जो टीवी पे जो देखना चाहते हैं वो, आपकी इवन फिल्म्स आप जो देखते हैं, जो मैंने देखा है ना कि मटेरियल कंडीशन जो होती हैं, एक तो होती हैं आपकी ये वाली कि आपके स्कूल में गए, आपके इस कॉलेज में गए, आपको किसने कहाँ पे तालीम दिलवाई, आपके मोहल्लेदार कौन थे, आप किस इलाके में रहते थे, आप अमीर थे या गरीब थे, आपको अंग्रेजी आती कि नहीं आती। अच्छा, एक तो ये मटेरियल कंडीशंस हैं, ये होती हैं फिक्स्ड आमतौर पे, हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि मुआशरा ऐसा है कि यहाँ पे अमीर और गरीब के जो बच्चे हैं वो गरीब के गरीब रहते हैं और अमीर के अमीर रहते हैं, क्योंकि निज़ाम उनको सपोर्ट नहीं देता। बिल्कुल। और इसी के निज़ाम को बदलने के लिए मैंने ये बराबरी पार्टी बनाई है, जो कि बिलीव ही सिर्फ इस पे करती है कि तमाम इंसान बराबर होते हैं। अगर कोई अमीर गरीब है तो रियासत के निज़ाम का कसूर है, ये अमीर और गरीब खुदा ने नहीं बनाए, खुदा ने सबको एक जैसा पैदा किया है। गरीब के घर में बच्चे के पूरे अज़ा होते हैं, अमीर के घर में बच्चा जो पैदा होता है उसके भी पूरे अज़ा होते हैं। बारिश सब पे बरसती है, सूरज सब के लिए निकलता है। ये साफ बता रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो खुदा की है, नेचर की हैं, ये सब के लिए हैं। तो उसके बाद हमने अगर रिस्क रोक लिया लोगों का, क्योंकि कुछ लोगों के पास पावर है इसकी, तो उसका तो मतलब है कि ये तो खुदा की बांट नहीं है, ये तो इंसान इस तरह की बांट कर रहे हैं ना, और खुदा पे बहुतान बांध रहे हैं, खुदा पे ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी खुदा कर रहा है ये सारा कुछ। तो एक तो मटेरियल कंडीशंस ये होती हैं जिसके अंदर आप पैदा होते हैं और आप मजबूरी होती है आपकी निज़ाम की वजह से। लेकिन दूसरी मटेरियल कंडीशंस जो होती हैं ना, वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, आप गरीब आदमी को भी इनकलाबी बना सकते हैं अगर आप गरीब आदमी के अंदर ये चीज़ डालें कि हम मिल के इसके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने निज़ाम के लिए, इस निज़ाम को ठीक कर सकते हैं अपने तबके के लिए। तो आप उसको ऐसी किताबें पढ़ने के लिए देते हैं, अगर वो चूज़ कर ले वो पढ़ना, तो उसकी मटेरियल कंडीशन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो जो पढ़ेगा ना, वो उस पर असर करेगा, सिर्फ उसका माहौल नहीं, और वो किताब उसने खुद चूज़ की है, लेकिन वो किताब उस पर असर कर रही है। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मटेरियल कंडीशन। तो हम कौन सी फिल्म देख रहे हैं, हम किन लोगों में बैठ रहे हैं, हम कौन से महफिल में जाके बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये हम खुद चूज़ करते हैं। माँ बाप हम चूज़ नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज इतने छोटे होते हैं हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। आपने जब स्टडी स्टार्ट की, इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आप इंजीनियर बने, और जब आपने गाने गाए, एक ज़बरदस्त सिंगर बने, सुपरस्टार बने, अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, तो आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैं जब खुदा से दुआ मांगता हूँ ना कि मुझे हिम्मत दे खुदा जी, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये मांगता हूँ कि पॉलिटिक्स में मैं जो करना चाहता हूँ वो हो जाए। ये जो बाकी चीज़ें बेशक न रहें। ये जो आप जिस घर में बैठी हैं ना, ये मेरे वालिद साहब के नाम पे है। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2 साल पहले, तो मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, मैंने कोई घर नहीं बनाया। यहाँ मेरे तो दोस्त हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। मेरा तो 25 साल का करियर है, आप सोचेंगे कितना ज़्यादा, कितना बड़ा करियर है। तो मैंने फार्म हाउस नहीं खरीदा, मैंने क्या किया कि मैंने अपना पहले तालीम फॉर ऑल बनाया, उसमें मेरे पैसे लगे। क्या बात है। वो जो मैंने स्कूल बनाए थे 14 स्कूल, उसके बाद मैंने मैं फंड रेजिंग भी नहीं करता था। हम अपने पैसों से ज़्यादातर काम करते थे, बहुत ही कम हमने कभी ज़िंदगी में फंड रेजिंग किया। मैंने अमेरिका में सिर्फ 2 शोज़ किए थे इसके लिए आज तक, मतलब पूरे 25 साल में, तो सिर्फ 2 शोज़ किए थे। इधर तो लोगों ने हज़ारों शोज़ किए हैं, जो लोग ये काम करते हैं चैरिटी का, मैं तो नहीं करता था। इसी तरह फिर मैंने राइट्स फॉर इक्वालिटी बनाई, फिर मैंने इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट बनाई, आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक। हम बाएं बाजू के लोग हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं बेसिकली, हम चाहते हैं कि इंसानों की बराबरी की बात हो। अब ये जो जिस घर में अब मैं आपको बता रहा था बैठे हैं, ये मेरी जायदाद अब ये भी नहीं है, इसका बंटवारा होना है। हम 4 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई, और हम इक्वली डिवाइड करेंगे इसमें। बहन को भी उतना ही मिलेगा जितना। एक बहन है आपकी? हाँ जी, एक बहन है मेरी, तो 3 भाई हैं। ठीक है। तो मुझे तो किसी चीज़ का लालच ही नहीं है लाइफ में, ना मुझे लालच है, ना मुझे कोई ओहदा लेना है। मैं इलेक्शन, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है? नहीं वाकई नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मैं एक ज़माने में ना लोगों को कहा करता था कि मेरा गाना है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी गाया नहीं आज तक। अच्छा, ये नहीं गाया? आज हमारे प्रोग्राम में आप गाने वाले? मैं गाने लगा हूँ, मुझे अब इसका
मुझे लगता है कि इसके कोई कॉपीराइट्स का मसला तो नहीं पड़ जाएगा मुझे। तो और बहुत बैठे हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में। लेकिन बहरहाल वो है कि शहंशाह दुनिया ने मुझसे कहा, अरे जा तू मेरी जमी को बसा, जमी अब से तेरी है तेरी फिजा, फलक तेरी अजमत का होगा गवाह, खुशी से चिल्ला के ये मैंने कहा, यकीन मुझको आता नहीं है खुदा, अरे अब मैं बन गया हूँ बादशाह, 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 बादशाह। वाह, इतने लगन और पैशन के साथ आप गाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। ये जो मैंने लिखा था ना, इसके आगे जो है ना वो सारा इस बादशाह को ना फिर उधेड़ता हूँ मैं, तो तुम्हारी बादशाहत की ऐसी की तैसी, तुम हो गया, हाँ। तुम्हें पेट में दर्द हो जाए, तुम जो दवाई ना मिले तो तुम चीखे मारते हो, और वैसे तुम बादशाह बने हुए हो। तो मैं बचपन में कहता था, जवानी में अपने दोस्तों को कहता था कि बादशाह वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है, बादशाह वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, शहंशाह दुनिया ने मुझको कहा खुदा के बारे में, तो वो छोटे मोटे बादशाह बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली बादशाह कोई भी नहीं होता, क्योंकि बादशाह का मतलब यह है कि जिसके पास सब कुछ हो। अब दुनिया में तो कोई ऐसा इंसान है कि पास सब कुछ हो, कि कोई ना कोई चीज़ तो, बल्कि बहुत सारी चीजें उसके बाद नहीं होती। बिल्कुल, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में होता है जो मिसिंग होता है। लेकिन एक तरीका है कि आप बादशाह हो सकते हैं। क्या? वो तरीका ये है कि आप ये सोच लें और आप इस जगह पे पहुंच जाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे रोटी अपनी जात से राजी हो जाए, अपने जात से राजी हो जाए। हाँ, जब आप राजी हो तो आप बादशाह हैं, फिर आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, कोई लालच नहीं दे सकता, कोई डरा नहीं सकता, आपको चाहिए कुछ नहीं है। लोग अपने डर के अंदर, अपने खौफ के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि उनको लालच होते हैं, उनको उम्मीदें होती हैं, उनको पता नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होनी चाहिए, बेसिक नीड्स। इस मुल्क के अंदर गरीबों की और लोअर मिडिल क्लास की, जो कि इस वक्त तकरीबन 20 करोड़ के करीब है, उनकी कोई बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करा सकते, वो इस मुल्क के अंदर एक मकान का किराया बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। अपना घर तो होता ही नहीं है लोगों का, बल्कि अब तो ये है कि दादा के घर में भी आजकल जो है वो बच्चे भी है, उनके भी बच्चे अब रह रहे हैं, मतलब मकान बनाने के पैसे नहीं है। हाँ जी। इलाज, तालीम का तो आपको मालूम ही है, मैंने पहले ही बोल दिया, खाना उतना खाते हैं जितना उनको अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह लिबास जो है, लोग पहले ईदों पे बना लेते थे, अब तो ईदों पे भी ईदवा नहीं बनाते। तो देखें, अगर आप इस तरह देखें तो तमाम लोगों को हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो किसी मुल्क में बनती है, मिलती है या उगती है, डिजर्व करते हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं मिलती। लेकिन जब इंसान के पास ये चीज़ें आ जाए ना, किसी के पास, जैसे कुछ हद तक मेरे पास हैं, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं है, तो उसके पास उसका लालच ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ। वो लालच ख़त्म करना सबसे बड़ी कामयाबी है आपके लिए। लेकिन होता है उल्टा है। अब मिसाल के तौर पे मैंने देखा है कि शोबिस के लोग स्पेशली जो है, वो शोहरत मिल गई है तो वो शोहरत पे शोहरत, शोहरत पे शोहरत। भाई इसका एंड क्या है? मर जाना है ना आखिरकार आपने, तो कुछ और भी कर लो भाई, कुछ लोगों के लिए भी कुछ कर लो, रिटर्न बैक कर लो। पैसा को कमा रहा है तो वो पैसे ही कमाई जा रहा है, पैसा ही कमाई जा रहा है। इसी तरह कोई पावर चाहता है तो वो पॉलिटिक्स में आ गया तो वो कहता है मैं ही वजीर आज़म बन जाऊं, बस मैं ही कुछ कर लूं मेरी पार्टी में। 100%। हाँ, ऐसे ही होता है ना। ये तो नहीं करता कोई कि किसी गरीब आदमी को कहता है इनको लीडर बनाओ। सही बात है। तो वो तो वही करते हैं जो इनकलाबी होते हैं, तो अंदर से इनकलाबी होते हैं, जिन्हें पढ़ा ये होता है। तो देखो, मेरा अपना ही ख्याल ये है कि जैसे मैंने अपनी पार्टी में कहा कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ूंगा तो कुछ बन सकता हूँ ना, जब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो बनूंगा। सोचा, ये क्यों थॉट आया आप? इसलिए कि मैंने कहा कि मैंने जिंदगी में, मैं मुतमईन आदमी हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो करना है ना, मैंने पार्टी बनानी है आम लोगों की, जो कि इस मुल्क के अमीर, शोहरत याफ्ता और पावरफुल लोगों को पार्लियामेंट से निकाले और ख़ुद इस मुल्क का निज़ाम संभाले। अदरवाइज़ तो ये मुल्क उनके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलता ही उनके लिए, और ये आपस में बारियां लगाते हैं, और ये सारे के सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। सही बात। और ये लोग, इनके पास, मैंने आपको कहा ना, अगर आपने एग्जाम्पल बनना है ना, तो मैंने तो कहा है बड़ी दफ़ा, मेरी तो कोई फाइल नहीं है,
मेरी कोई फाइल नहीं है। अच्छा। अगर मेरी फाइल हो ना इस वक्त, तो सबसे पहले मुझे एजेंसियां पकड़ेंगी, उसको पुलिस पकड़ेगी, पकड़ लेंगे मुझे। मेरी फाइल है ही नहीं। इन सब की फाइलें हैं, इन सब की फाइलें पड़ी हुई हैं, और ये सब बूट पॉलिशी हैं, ये बूट पॉलिश करके आए हैं। ये अवाम के सर पे नहीं आते, अवाम को सिर्फ ये पागल बनाते हैं। अवाम इनके साथ खड़ी भी नहीं होती। कोई अंदर जेल में चला जाए तो अवाम बाहर भी नहीं निकलती उसके लिए, इसीलिए नहीं निकलती। उनको पता है अंदर से कि चलो इस वक्त ये मजलूम तो है, लेकिन पहले वो मजलूम था, इन्होंने हमें क्या देना है जी। ये बाहर निकलेगा, ये फिर अरबपति है, सैकड़ों कनालों में रहेगा जाके। अंदर से लोगों को पता होता है, सही बात, ये सब बातें लोगों को पता होती है। बिल्कुल ऐसे। आप किसी से पूछेंगे ना कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये बड़े बड़े लोग जो बने हुए जी, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बावजूद इसके वो इनमें से किसी को वोट दे रहा होगा, इला आपको साफ कहेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तारीख गवाह है उसके सामने। क्योंकि ये शराफिया ने चलाया मुल्क, अभी भी शराफिया चला रही है। बिल्कुल ऐसे। ये तमाम लोग अरबपति खरबपति लोग हैं, ये तमाम लोग अब ख़ानदानी सियासतें कर रहे हैं। तो जब तक इस मुल्क के अंदर एक आम लोगों की बड़ी पार्टी खड़ी नहीं होगी, जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, जैसे आम आदमी पार्टी इंडिया में बनी है, वो अभी उसको और ज़रा से जोर चाहिए, जान उसके अंदर चाहिए। अभी वो थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा दुनिया में इनकलाबात हुए हैं इस एक आइडिया के ऊपर कि आम लोग खड़े हों और अपने हकूक़ की जंग लड़ें। किसी के लिए नहीं लड़ें, किसी अरबपति के लिए एक दूसरे को गालियां ना दें, किसी अरबपति के लिए जो है वो आपस में लड़ाई ना करें, बल्कि अपने हकूक़ की लड़ाई करें। तो अपने हकूक़ की लड़ाई कौन करवाता है इनसे? कोई भी नहीं करवाता। उनको पता भी नहीं हमारे हकूक़ हैं क्या, तो लीडर भी नहीं बनता इनमें से, कोई भी लीडर बनाते नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मकसद नहीं है मेरे लिए। तो यही मकसद है मेरा इस वक्त। मुझे क्या ज़रूरत है किसी पावर की या शोहरत की या पैसे की? सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका म्यूज़िक हर कोई सुनता है, आप किसको सुनते हैं? आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिसको जवाद अहमद सुनते हैं? ऑल टाइम फेवरेट मेरा जो है ना वो किशोर कुमार है। मैं इनको ऐसे मैंने जिस तरह आपने बोला इस तरह ने कह दिया, किशोर कुमार हैं जी। इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बड़ा एंजॉय किया है। हाँ। मैं पहले इंडियंस की इसलिए बात कर रहा हूँ कि नेचुरली जब मैं पैदा होके मैं जब पल बढ़ रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ से इंडियन म्यूज़िक चलता था, कोई माने या ना माने। लोगों के घरों में कैसेट्स ही सिर्फ यही होती थी। वो तो हम लोगों ने आगे इधर पॉप म्यूज़िक किया ना, हमारी जो खेप आई। अदरवाइज उससे पहले सिर्फ यही होता था, क्योंकि लोग फिर बाकी गज़ल सुन लेते थे, कुछ लोगों की क्लासिकल सुनना मुश्किल था लोगों के लिए, कोई टीवी पे गाने आते थे वो सुन लेते थे, लेकिन ज़्यादातर इंडियन म्यूज़िक चलता था। तो चूँकि वही चलता था तो फिर उनको सुनना पड़ता था। तो किशोर कुमार मेरा ख्याल है वो आदमी हैं जिन्होंने इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को। अच्छा, लोग ये बात तो सच है। हाँ, आज तक लोग उनको गाने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल में गाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वेस्ट में मुझे जो पसंद है वो एल्विस प्रेस्ले मुझे बड़ा पसंद है, पिंक फ्लॉयड मुझे पसंद है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मुझे ईगल्स भी पसंद हैं, बैंड मुझे ज़्यादा पसंद थे। हाँ, लेकिन हाँ। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पर अब आए, क्योंकि ना वो मेरा मुल्क है तो इसको आखिर में। तो मेहदी हसन साहब, जब मैंने वो संभाला तो मेहदी हसन साहब, नूर जहां साहिबा, फिर तुफैल नियाज़ी साहब, सलामत अली खान साहब, अमानत अली खान साहब। सलामत अली खान साहब को मैंने बाद में सुना, अमानत अली खान साहब को मैंने पहले सुना, क्योंकि वो गज़लें गाते थे। उनका एक गाना था, बल्कि गज़ल थी जी। मैंने पहला जो गाना ज़िंदगी में गाया था वो था मेहदी हसन साहब का। वो एक फ़िल्म में मेरे वालिद साहब फिल्म देखने ले गए हमें। हाँ। तो फिल्म मैंने देखी तो उसमें ये गाना था, तो मुझे वो गाना इतना मज़ेदार लगा। अच्छा। मैंने बच्चा था तो मैंने उनको गाता रहता था। हाँ। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा गाता है। तो बहरहाल मेरे भाई भी बड़ा अच्छा गाते थे, बहन भी अच्छा गाती थी, सारे छोटे होते वो सब बच्चे तवाज़माई करते थे। तो वो मुझे याद है उसका था, वो था मुझे कर देना दीवाना तेरे अंदाज मस्ताना। वो मैं आपको बिल्कुल गा के सुनाता हूँ, मुझे यही चला जाऊंगा उस जमाने में। मुझे कर देना दीवाना हाय तेरे अंदाज मस्ताना, हो तेरे अंदाज मस्ताना, तेरी शोखी निराली है तेरे तेवर जुदा गाना। ये पहली दफा मैंने गाना शुरू किया था। और तो दूसरा था ना वो मैंने इंशाद यूट हो गया था, वो अमानत अली खान साहब का था। हाँ। आपको पता है उस गाने का?
या उस गजल का? कौन सा? थोड़ा सा आइडिया दे दे वो मुझे। बहुत बड़ा गाना था, वो था इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, वहशी को सकूं से क्या मतलब, वहशी को सकूं से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो। इसका मैं एक और भी आपको सुनाना चाहूँगा। मुझे ना, जी। मैं बचपन में चला गया हूँ अपने। हम्म। हम्म, जब शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन में न जा विश्राम करें। जब शहर के लोग ना रास्ता दे, क्यों बन में न जा विश्राम करें। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। एक और सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जरूर। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का, उस झोली का फैलाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है। अगर हम हमारे हमसाए मुल्क भारत में देखें और वहाँ के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का गाना आप उनको बहुत पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा 2 बोल उनके सुना दे, मेरे महबूब क़यामत होगी। अच्छा, मुझे आता भी है इसलिए मैं सुना सकता हूँ। जी। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया। एक्सलेंट शवाद साहब, मैं चाहती हूँ कि सिलसिला थोड़ा सा ऐसे ही चलता रहे। अगर हम पास में जाएं और देखें गोरी कर दे सिंगार, मेहंदी की ये रात, इन 2 गानों की भी अपनी जर्नी थी। हर घर में, हर शादी में ये गाना ज़रूर चलता था। थोड़ा सा मुझे बताएं वो पास्ट, वो लम्हे कैसे थे?
अच्छा, ये गाना तो अभी भी चलता है? बिल्कुल ऐसे ही अभी भी चलता है ये, अभी भी हम सुनते हैं हर शादी, हर घर में। शादी पे ये मौजूद होता है। लेकिन मुझे कई दफ़ा ना मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कई वो होते हैं वीडियोग्राफर्स, तो वो मुझे कहते हैं आके कि जवाद भाई, कई बार मिल जाते हैं मुझे कई फंक्शन वगैरह पे, जैसे वीडियो बनाने आए हुए हैं वो वहाँ पे, कहते हैं जवाद भाई आपका जो है ना ये गाना, ये आपको मैंने बताना था। और एक ने नहीं कहा, कई दफ़ा लोगों ने कहा कि हमने आपको बताना था कि जब भी हम कोई शादी की शूट करते हैं, मेहंदी की, शादी की, वलीमे की, ख़ास तौर पे रुखसती वाला जो होता है और मेहंदी वाला जो होता है, तो ये गाना हमने रखा हुआ है, हर सूरत में हम इसको चलाते हैं उसके अंदर, और कभी आज तक जो है ना इसने वो नहीं, हमें फेल नहीं किया। हाँ, सही बात एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और मेरा ऐसा गाना है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है, जो आर्मी में गए हैं ना 2001 से लेके 2025 तक, जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की है जी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं, को कैप्टन्स हैं, मेजर्स हैं, स्पाई हैं, लांस नाइक हैं, ये सारे के सारे मुझे कहते हैं कि आते हैं मेरे पास, और कई बार आंखों में आंसू भी होते हैं। वो कहते हैं कि आपके इस गाने की वजह से हमने आर्मी ज्वाइन की थी। क्योंकि देखें ये आपको पता ही है, वो गाना जब लगता था ना तो औरतें भी उसको देख के रोती थी, जो कोई इमोशनल जो लोग होते हैं वो भी। तो मुझे उस गाने के साथ वैसे भी बड़ी मेरी निस्बत है, और मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इसको आर्म फोर्सेस को भी डेडिकेट करता हूँ, तमाम जितने भी हमारे लॉ के अदारे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बिल्कुल ही मानता हूँ कि किसी भी अदारे का जो गैर सियासी हो उसका सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए जी। और इसीलिए मैं किसी की बूट पॉलिश भी नहीं करता और ना कभी करूँगा। जो करना है अपने बलबूते पे करेंगे, अवाम के बलबूते पे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जिस तरह का ख़तरा मोल लेके जब ये महाज पे जाते हैं, हाँ जी, तो ये कोई जा नहीं सकता। ये बात कहने वाली होती है सिर्फ, आखिरकार हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, और आपकी जान सिर्फ ही प्यारी होती, अपनी जान आपकी जो होती है वो आपके घर वालों को भी प्यारी होती है, और आपसे भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो बड़ी कुर्बानी है इन लोगों की। तो मैं ये जो गाना है ये हमेशा डेडिकेट करता हूँ इन तमाम लोगों को। और जब वो मुझे कहते हैं ना कि हमने ये गाना सुन के आर्मी ज्वाइन की थी, तो मैं हमेशा, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप खैर से रहें और सलामत रहें। सर, आखिर में जो यंग बच्चे इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? यंग बच्चे जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि पहले तो उनको पैसे चाहिए होंगे। आजकल थोड़ा सा मामला है इस तरह का कि गाना बनाते हुए बड़ा पैसा लग जाता है, और फिर उसको वीडियो बनाना और सारा कुछ करना। तो एक काम वो ज़रूर करें, वो चाहे मौसीकी करना चाहते हैं, अदाकारी करना चाहते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहते हैं जी, वो सबसे पहले अपनी पढ़ाई करें। देखिए, मैंने तो खुद इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करके मैं कह सकता हूँ उनको ये, क्योंकि मैंने आई लिव बाय माई एग्जाम्पल, बाय माई ओन एग्जाम्पल। तो मैंने पहले इंजीनियरिंग मुकम्मल की, उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो इंजीनियरिंग तो मैंने अपने वालिद साहब को डिग्री लाके भी दी, उनको कहा जी ये आपको भी चाहिए थी तो आप ये रख लें, तो मुझे मौसीकी करने थे। तो उन्होंने मुझे, ग्रेशियस आदमी थे, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप करो, अगर आपका दिल करता है कि इतने साल कर लो, 2 साल नहीं कुछ बना तो वापस आ जाना। फिर 2 साल में मैं गाने हिट हो गए, तो मुझे आई नेवर लुक बैक। लेकिन मेरे जो लोगों को कहने का जो हमेशा जो सजेशन होती है या एडवाइस होती है वो ये होती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर लगाएं, बच्चे भी पढ़ाई पे लगें और को करियर बनाएं, क्योंकि ये जितने करियर्स हैं ना ये थोड़े से फ्लिमजी होते हैं, ये इनके अंदर कॉन्क्रीट फुटिंग नहीं होती, फाउंडेशन नहीं होती। तो कई जगह कई दफ़ा तो आप हो जाते हैं कामयाब, कई दफ़ा नहीं होते। जब नहीं होते ना तो यू समटाइम्स हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, और ये बड़ा मसला हो जाता है। तो आपके पास पढ़ाई हो, आपने कुछ किया हो, कुछ ना कुछ आप चले, पढ़ाई नहीं स्किल ही हो, कोई स्किल हो आपके पास, तो यू कैन लिव योर लाइफ कंफर्टेबली कम से कम। तो ये साथ साथ चलता रहेगा, इसकी कोई एज भी नहीं होती। गाना आप जब मर्जी गा सकते हैं, जब मर्जी सीख सकते हैं, जब मर्जी गाना बना सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना, बच्चे के पैदा होने से लेके 20-22 साल तक का जो टाइम है, उसके अंदर लोगों को अपना करियर पे फोकस जो है करना चाहिए, क्योंकि निज़ाम दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो इंसानों को पाल सके इस तरह कि वो हर चीज़ का जिम्मेदार हो आपकी। ऐसे निज़ाम भी है नहीं, बनने चाहिए, हम भी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। जब तक नहीं बनेंगे तो लोगों को सिक्योरिटी के लिए
अपना करियर बिल्ड करना बड़ी चाहिए अच्छी पहले। बात की है, पहले करियर बनाए, पढ़ाई भी करें, स्किल्स भी सीखें और उसके बाद जो है, जो दिल करता है, जो शौक है, जो पैशन है, उसको फॉलो करें। बिल्कुल। जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। और Same here, इस बहुत शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन के मैं बड़े टाइम से इंतज़ार में थी और आज आपका कीमती वक्त मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ सुना होगा, देखा होगा। कई सारे गाने आज जवाद अहमद ने गाए हैं और हमने तो बहुत एंजॉय किया है। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।